वेलकम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था और बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की मैथमेटिकल डेरिवेशन हमने की थी। आज के लेक्चर में हम बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। मीन्स कि हम बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को अप्लाई करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। इसको हम प्लॉन्क स्टैटिस्टिकल सिस्टम भी कहते हैं। अब हम मेन टॉपिक शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के हवाले से। ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट्स एंड एब्जॉर्ब्स एनर्जी। एन आइडियल बॉडी डेट एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। अब स्टूडेंट, ब्लैक बॉडी हमारे पास किस तरह होगा या इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह होगी। अगर एक हॉलो ऑब्जेक्ट हो जिसमें एक स्मॉल होल हो तो उसको हम एक ब्लैक बॉडी पिक्चराइज कर सकते हैं। इस होल से जब रेडिएशन इंटर होगी तो वो इस कैविटी या इस कैविटी के वॉल से वो रिफ्लेक्ट करेगी और आफ्टर सेवरल रिफ्लेक्शन वो रेडिएशन इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब स्टूडेंट, ये तो ब्लैक बॉडी की एक कंस्ट्रक्शन है। अब इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जो स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस तरह से है। अगर इस एक्सिस पे हम एनर्जी डेंसिटी को प्लॉट कर लें और इस एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर लें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो स्पेक्ट्रम है वो इस तरह आती है। ये हमने यहाँ पे दो टेम्परेचर के लिए शो किया हुआ है। यहाँ पे ये बात नोट करें कि कम टेम्परेचर के लिए ये प्लॉट है और ज़्यादा टेम्परेचर के लिए ये प्लॉट है। तो जिस प्लॉट के लिए टेम्परेचर ज़्यादा है वो उसकी पीक हायर है और उसकी पीक जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्टेड है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जो एक्सपेरिमेंटल कर्व्स थी वो ये थी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अब किस किस्म की फ़िज़िक्स या वो कौन सी लॉज होंगी जो कि इस ब्लैक बॉडी के इस एक्सपेरिमेंटल कर्व्स को एक्सप्लेन करेगी। तो सबसे पहले क्लासिकल एक्सप्लेनेशन की हम बात करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स को एक्सप्लेन करने के लिए जिन साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किया और लॉज डिराइव किए वो ये थे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेले जीन्स लॉ। ये तीन लॉज थे जो कि इन नेचर में क्लासिकल थे। मीन्स कि इन साइंटिस्ट ने क्लासिकल फिज़िक्स को यूज़ करके या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए थ्योरेटिकल लॉज बनाए। लेकिन क्लासिकल फिज़िक्स जो थी वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में फेल हुई और उसकी कुछ ये रीज़न थी। क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में रेडिएट होती है या एब्जॉर्ब होती है। दूसरी बात ये कि क्लासिकल फिज़िक्स जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को लोअर फ्रीक्वेंसी या शार्टर फ्रीक्वेंसीज पे तो एक्सप्लेन कर पाती है लेकिन हायर फ्रीक्वेंसीज पे वो फेल हो जाती है। और ये अटेम्प्ट रेले जीन ने किया था। जो रेले जीन फार्मूला है जिसकी हम आगे बात करेंगे, रेले और जीन दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्लासिकल फिज़िक्स को यूज़ करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए एक थ्योरेटिकली लॉ डेवलप किया। लेकिन वो लॉ एक्सपेरिमेंटल कर्व को कम फ्रीक्वेंसीज पे तो एक्सप्लेन कर लेता है लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी पे रेले जीन फार्मूला फेल हो जाता है। अब स्टूडेंट, हम मॉडर्न आइडिया या प्लैंक्स आइडिया पे आते हैं। तो प्लैंक्स का जो आइडिया था वो एनर्जी क्वांटाइजेशन का था। प्लैंक्स क्वांटाइजेशन आइडिया के मेन पॉइंट्स ये थे
कि ब्लैक बॉडी के अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं और ये ऑसिलेटर ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेटर कैविटी के अंदर ख़ास एनर्जी स्टेट्स में रहते हैं। हर ऑसिलेटर जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है या एनर्जी इमिट करता है तो ये एब्जॉर्प्शन और ये एमिशन डिस्क्रीट बंडल की सूरत में होता है। उस डिस्क्रीट बंडल को हम क्वांटम या क्वांटा या फोटॉन्स कहते हैं। एनर्जी ऑफ एनी फोटॉन इज इक्वल टू एन एच म्यू। यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ फोटॉन है, एच प्लैंक कांस्टेंट है और म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। एच म्यू एक सिंगल फोटॉन की एनर्जी है। तो जब हम इसके साथ ये एन जो कि यहाँ पे इंटीजर है ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास हम 2 फोटॉन्स के लिए, 3 फोटॉन के लिए और सो ऑन इस तरह की एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक बॉडी के अंदर फोटॉन्स की एक गैस होती है। चूँकि स्टूडेंट फोटॉन बोसॉन्स होते हैं और बोसॉन्स पे हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक अप्लाई कर सकते हैं, तो लिहाजा हम बोसॉन यहाँ पे जो फोटॉन्स है उस पे हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे ये इसको हम यूँ लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर जो डिफरेंट नोटेशन यूज़ हुई है उसका मतलब ये है, यहाँ पे एन ई आर स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ एनर्जी ई आर एंड हियर इज जी ई आर इट स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ स्टेट्स विथ एनर्जी ई आर एंड एफ ई आर इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या इसको हम कहते हैं मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए स्टेट ऑफ एनर्जी ई, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ ईच स्टेट ऑफ एनर्जी ई। तो स्टूडेंट ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। यहाँ पे जी आर जो है जी ई आर इसको हम डीजेनरेसी भी कहते हैं, या ये स्टेट्स ऐसे स्टेट्स की तादाद है जिसकी एनर्जी ई आर होती है और ये इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की एक कंप्लीट पिक्चर आ जाती है। अब स्टूडेंट अगर किसी स्टेट आर के अंदर अगर एन आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो जब हम इस पे समेशन लेंगे तो ये हमारे पास एन आ जाएगा और एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स है। लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि कैविटी के अंदर ये जो एन है कैपिटल एन ये कांस्टेंट नहीं है, मींस के फोटॉन क्रिएट होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं, तो ये एन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा। अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो इसका मतलब है जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो इसका डिफरेंशियल 0 के बराबर नहीं आएगा क्योंकि ये एक वेरिएबल चीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले इक्वेशन के अंदर जो अल्फ़ा है अगर किसी इंसेम्बल के अंदर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट नहीं होंगे तो उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू 0 होगी। तो जब हम ये अल्फ़ा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 ये हो जाएगी। तो फोटॉन्स गैस के लिए फोटॉन गैस के लिए बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन ये फॉर्म इख्तियार कर लेगी। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम जो जी ई आर है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करना है। अब हम जी ई आर इसको फाइंड करते हैं। हम जानते हैं कि फोटॉन एक मासलेस पार्टिकल होता है, लेकिन जब ये मोशन में होता है तो उसके साथ मोमेंटम एसोसिएटेड होता है। तो हम फोटॉन की मोमेंटम को 3 डायमेंशनल में यूँ लिख सकते हैं px + y py + pz। जब हम इसका
स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि कैविटी के अंदर जो रेडिएशन बैक एंड फोर्थ रिफ्लेक्ट होती है तो वहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स का एक फिनोमेना होता है। तो स्टैंडिंग वेव के लिए जो कैविटी के अंदर कंडीशन है वो ये है कि जो कैविटी का लेंथ है वो n लैम्डा बाई 2 हो, मीन्स कि हाफ वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल जब लेंथ होगा तब स्टैंडिंग वेव्स की फिनोमेना होगी। मीन्स कि तब वहाँ पे नोड्स और एंटी नोड्स का पैटर्न बनेगा या लूप्स बनेंगे। तो यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो कि हमारे पास ही आ जाएगा। तो चूंकि हमने 3 डायमेंशन की बात की है तो x डायमेंशन में वेवलेंथ ये आ जाएगा, y डायमेंशन में वेवलेंथ ये आ जाएगा, z डायरेक्शन में वेवलेंथ ये आ जाएगा। इसी तरह डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के मुताबिक मोमेंटम और वेवलेंथ इस तरह एसोसिएटेड है तो x के लिए हमारे पास ये आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पे लेमडा x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी और इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगी। तो इसी तरह हम पी वाई के लिए और पी जेड के लिए भी ये वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। इक्वेशन 3 के अंदर जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह हो जाएगी। अब स्टूडेंट हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो 3 डायमेंशनल कैविटी हमने कंसिडर किया था उसमें एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ है वो बराबर है एल वाई और एल जी के। तो ये वाली कंडीशन हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। अब ये जो यहाँ पे एन एक्स स्क्वेयर प्लस एन वाई स्क्वेयर प्लस एन जी स्क्वेयर, इसको हम एन स्क्वेयर लिख लेते हैं। यहाँ पे ये एन स्क्वेयर है। तो स्टूडेंट तो पी स्क्वेयर की वैल्यू से हमारे पास ये आ जाएगी और यहाँ पे एन जो है ये नंबर ऑफ फोटॉन्स है। तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो कि हमारे पास ये आ जाती है। अब स्टूडेंट जो GE है जिसको हमने शुरू में डिफाइन किया है उसकी वैल्यू पाई n क्यूब होगी और ये हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा। तो जब हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी। यहाँ पे जो फोटॉन के लिए एनर्जी मोमेंटम रिलेशन है वो इज इक्वल टू पी सी होता है। तो यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं तो हमारे पास हम इस इक्वेशन पे आ जाते हैं। इस इक्वेशन को जब हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। और अब E यहाँ पे फोटॉन की एनर्जी है जो कि बराबर है एच म्यू। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है। तो हम इस इक्वेशन तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पे हमने एक बीटा की वैल्यू पुट की जो कि 1/kBt है। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनर्जी स्टेट ER आ गई या नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी स्टेट ER हमारे पास ये आ गई। अब हम इससे एनर्जी डेंसिटी किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अगर हम एनर्जी डेंसिटी को म्यू डी यू हम कह लें जो वो बराबर होगा दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ER इनटू एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। तो जब हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास U म्यू डी म्यू और ये हमारे पास ये आ जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पे जो म्यू है ये फ्रीक्वेंसी है, मीन्स कि जो एनर्जी डेंसिटी है ये फंक्शन है फ्रीक्वेंसी का। इसको हम इक्वेशन A का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे ये बात नोट कीजिए कि जो एनर्जी डेंसिटी है ये फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है और ये प्रोपोर्शनल है म्यू क्यूब का। इसको हम म्यू यू म्यू डी म्यू, इसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी इन द फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन म्यू एंड म्यू प्लस
डी म्यू, और इसको हम कहते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ फॉर ब्लैक बॉडी। तो ये इक्वेशन हमारे पास प्लैंक रेडिएशन लॉ है ब्लैक बॉडी के लिए, और ये एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ ये एग्री होता है। अब अगर हम उस एक्सपेरिमेंटल कर्व को यहाँ पे दोबारा रीड्रॉ कर लें तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ गई जो कि इस एक्सिस में है, और इस एक्सिस में ये फ्रीक्वेंसी है। तो दो टेम्परेचर के लिए हमने यहाँ पे इसको शो किया हुआ है, एक टेम्परेचर T1 है और एक T2 है। तो T2 इज़ ग्रेटर देन T1, और ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर जो एनर्जी डेंसिटी का पीक है वो हायर है और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्टेड है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये पॉइंट नोट करने हैं। अब स्टूडेंट, ये तो हमने बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला डिराइव किया, जिसको हम प्लैंक रेडिएशन लॉ कहते हैं। अब क्या हम इससे क्लासिकल लॉज डिराइव कर सकते हैं? तो हम आगे उसकी बात करते हैं। सो क्लासिकल लॉज फ्रॉम प्लैंक्स लॉ, ये हमारे पास प्लैंक का रेडिएशन लॉ है। अगर हम इसको तमाम फ्रीक्वेंसी पर इंटीग्रेट कर ले, ये हमारे पास चूँकि म्यू यू म्यू डी म्यू ये जो एनर्जी डेंसिटी है फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू प्लस डी म्यू के दरमियान, लेकिन अगर हम तमाम फ्रीक्वेंसीज ले लें 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो हम इस प्लैंक रेडिएशन का जो फार्मूला है इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है ये फ्रीक्वेंसी है। तो जब हम इसके साथ यूँ इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इस इंटीग्रेशन को सिंपल करने के लिए एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी इसको एक्स के बराबर कर लेते हैं। यहाँ से म्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी और डी म्यू की वैल्यू हम यूँ फाइंड कर लेंगे। तो जब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। यहाँ पे हमने कांस्टेंट को बाहर निकाला और इंटीग्रेशन के अंदर ये चीज़ हमारे पास रह जाएगी। अब स्टूडेंट, ये जो इंटीग्रेशन है या ये यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स क्यू डिवाइडेड बाई ई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये जीटा फंक्शन है। ये आप लोगों ने एमएमपी के अंदर पढ़ा होगा। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास π/4 डिवाइडेड बाई 15 ये आ जाती है। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास E इज़ इक्वल टू ये आ जाएगी। अगर हम इसको इस सारे फैक्टर को अगर हम कांस्टेंट के लें, के मान लें, तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज इक्वल टू के इंटू T4, और ये E जो है ये T4 के प्रोपोर्शनल है, और ये हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। ये क्लासिकल लॉ है जो कि दो साइंटिस्ट स्टीफन और बोल्ट्जमैन ने डिराइव की है। तो यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने की है वो ये है, ये जो एनर्जी डेंसिटी है वो ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के साथ T के साथ 4 पावर के साथ ये रिलेट करता है। स्टूडेंट, जो दूसरा क्लासिकल लॉ है वो है रेले-जीन फार्मूला। उसको हम मैक्स प्लैंक रेडिएशन लॉ से किस तरह डिराइव करेंगे? अगर हम लो फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसीज में एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी, अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा फैक्टर है ये स्मॉल होगा 1 से। अगर ये 1 से स्मॉल हो तो यहाँ पे जो ई पावर दिस समथिंग है उसको हम इस सीरीज एक्सपोनेंशियल के सीरीज से एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम इसको एक्सपेंड कर लें तो ये हमारे पास 1 प्लस एक्स इंटू एक्स 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और इस तरह आगे टर्म्स आएंगी। अगर हम यहाँ पे x को एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी मान ले तो चूँकि x 1 से लेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस एक्सपोनेंशियल सीरीज़ को हम
2 टर्म तक लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट टर्म एक्स स्क्वेयर होगा वो स्मॉल होगा और फिर उसका नेक्स्ट टर्म एक्स क्यूब वो बहुत स्मॉल होगा, तो उस टर्म्स को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 टर्म ले लिए। तो जब हम ये 2 टर्म यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी। स्टूडेंट, यहाँ पे 1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो इसके बराबर आ जाएगा। और इस फार्मूले को हम रेले जीन्स फार्मूला कहते हैं, और ये क्लासिकल फार्मूला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। ये फार्मूला लोअर फ्रीक्वेंसीज पे तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पाता है, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसीज पे ये लॉ फेल हो जाता है। अब अगर हम हायर फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो हायर फ्रीक्वेंसीज पे एच म्यू ग्रेटर होगा के बी टी से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा एक्सपोनेंशियल फैक्टर ग्रेटर होगा 1 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में हम इस एक्सपोनेंशियल -1 को इस तरह अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो जब हम ये वाली कंडीशन वहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इस एक्सपोनेंशियल को जब हम नॉमिनेटर में ले जाएंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे c जो है v लेमडा के बराबर है, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं c बाय लेमडा। तो जब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो जो एनर्जी डेंसिटी के अंदर वेरिएबल था फ्रीक्वेंसी, वो वेवलेंथ से चेंज हो जाएगा। तो जब हम ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह आ जाएगी। अब स्टूडेंट, अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को अगर दोबारा देख लें यहाँ पे ये, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के अंदर एक पीक आता है। तो उस पीक की अगर हम बात कर लें तो ये हमने एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हमने फाइंड आउट कर दिया। अब अगर हम स्पेक्ट्रम के अंदर पीक की बात करें तो इसके अंदर इसका डेरिवेटिव पीक पे क्या होगा, 0 होगा। तो जब हम इसका डेरिवेटिव u ले लेंगे या इसकी वैल्यू को 0 के बराबर लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी। इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर को हम 2 टर्म तक एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये हमारे पास ये आ जाएगी। तो इससे हम लेमडा मैक्सिमम टी ये हमारे पास कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, और इसको हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ जो है उसको डिराइव किया। मीन्स कि हमने बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करके हमने फोटॉन गैस के लिए एक रेडिएशन लॉ डिराइव किया। फिर उस रेडिएशन लॉ से हमने क्लासिकल लॉज हमने डिराइव किए। थैंक यू।